नमस्कार, मैं अभिमन्यु दयाल, लेक्चरर जियोग्राफी, हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट, आप सब विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम क्लास 12 चैप्टर 7 मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर का अध्ययन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि खनिज किसे कहते हैं, खनिज संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। अथवा में क्वेश्चन आ सकता है कि धात्विक अथवा अधात्विक खनिजों में अंतर बताइए। तो सबसे पहले हम खनिज की परिभाषा को जानने का प्रयास करेंगे। खनिज वे सभी पदार्थ होते हैं जो भूगर्भ से खोदकर निकाले जाते हैं। इन सब की एक विशेष या निश्चित रासायनिक संरचना होती है। खनिज अनेक प्रकार के हो सकते हैं, जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, नमक, कोयला, पेट्रोलियम आदि। हमारे भोजन का भी अंश होते हैं खनिज, जैसे नमक हमारे भोजन का प्रमुख अवयव है। इसी प्रकार से ये जो 0.3% जो खनिज पदार्थ हमारे भोजन का अवयव हैं, अगर ये हमारे भोजन में ना हो तो जो 99.7% भोज्य पदार्थ है वो पचाने में हम असमर्थ होंगे। इसी प्रकार से अगर बात करें खनिजों की हार्डनेस की, तो सबसे कठोर खनिज हीरा होता है, जबकि जो चूना पत्थर है तथा टैल्कम पाउडर है वो सबसे नरम खनिज होते हैं। कुछ खनिज ऐसे होते हैं जो एक ही प्रकार के तत्वों से बने होते हैं या एक ही प्रकार की चट्टानों में मिलते हैं। अभी तक वैज्ञानिकों के द्वारा लगभग 2000 प्रकार के खनिजों की खोज हो चुकी है। सामान्य रूप से जो खनिज होते हैं ये एस्क के रूप में मिलते हैं, यानी ओर के रूप में मिलते हैं, जिसको कच्चा रूप कहते हैं। यानी खनिजों के कच्चे रूप को ओर या एस्क कहा जाता है। अब बात करते हैं कि खनिजों का महत्व क्या है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मिनरल्स। तो मिनरल्स क्या करते हैं, ये हमारे लिए अमूल्य संसाधन है, प्रीशियस हैं, और ये उद्योगों के लिए कच्चे माल का काम करते हैं। यानी खनिज जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए रॉ मटेरियल है। नंबर 2, खनिज परिवहन के साधनों के लिए ऊर्जा देते हैं, यानी पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी, ये सब खनिज के रूप में ही हमें प्राप्त होते हैं। मनुष्य के भोजन का मुख्य जो अवयव है वो भी खनिज ही होते हैं, जैसे सॉल्ट। भूवैज्ञानिक खनिजों की निर्माण प्रक्रिया, उनकी आयु, उनके जो फिजिकल फीचर्स होती हैं, उनके आधार पर खनिजों को कई कैटेगरी में बांटा जा सकता है, जैसे रंग के आधार पर, कठोरता के आधार पर, चमक के आधार पर, घनत्व के आधार पर, और खनिजों के अंदर जो क्रिस्टल होते हैं उनके आधार पर भी हम खनिजों को वर्गीकृत कर सकते हैं। यहाँ पर हम मुख्य रूप से रासायनिक और भौतिक विशेषताओं की जो सामान्य विशेषताएं हैं उनके आधार पर खनिजों को हम 2 मुख्य प्रकारों में कैटेगराइज कर सकते हैं। फर्स्ट वन होते हैं धात्विक यानी मेटलिक मिनरल्स, और दूसरे होते हैं नॉन मेटलिक मिनरल्स यानी अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज वे खनिज होते हैं जिसमें किसी न किसी प्रकार की धातु का अंश पाया जाता है, धात्विक खनिज कहलाते हैं, जैसे लोहा, सोना, चांदी, पीतल, ये सब। इनको भी हम आगे जाकर 2 कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं, यानी धात्विक खनिज को आगे 2 उप विभागों में बांटा जा सकता है। एक वे खनिज होते हैं जिसमें लोहा होता है, दूसरे वे होते हैं जिसमें लोहा नहीं होता है। जैसे लोहा है तो ये लोहयुक्त धात्विक खनिज है, सोना, चांदी ये अलोहयुक्त धात्विक खनिज हैं। सेकंड वन आता है अधात्विक खनिज, वे खनिज जिसमें कोई भी धातु नहीं होती है, ये अधात्विक खनिज कहलाते हैं, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, एलपीजी है, इस टाइप्स के अधात्विक खनिज कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज में अंतर बताइए। तो आप जब भी डिफरेंस की बात आए तो आप इसको लेफ्ट एंड राइट के हिसाब से लिखने का प्रयास करें, जैसे धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। नंबर 1 है कि वे खनिज जो किसी न किसी धातु के बने हों या धातु से बने हों, जैसे सोना, चांदी, लोहा, सीसा, जस्ता आदि।
अधात्विक खनिज वे हैं जिसमें कोई भी धातु नहीं होती है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, नमक, पोटास, सल्फर, संगमरमर, बलुआ पत्थर। ठीक है। दूसरा क्या होता है, धात्विक खनिजों को गलाने से धातु प्राप्त होती है, जबकि अधात्विक खनिजों से कोई भी धातु नहीं मिलती है। इसी प्रकार से जो धात्विक खनिज है ये सामान्य रूप से आग्नेय चट्टानें जिन्हें प्राइमरी रॉक्स कहते हैं और कायांतरित चट्टानें जिन्हें रूपांतरित या मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं उनमें मिलते हैं। जो अधात्विक खनिज है सामान्यतः जो परतदार चट्टानें होती हैं, सेकेंडरी रॉक्स हैं, उनमें मिलते हैं। इसी प्रकार से इन खनिजों को गलाकर या पीटकर विभिन्न आकारों में ढाला जा सकता है, जबकि जो अधात्विक खनिज होते हैं इनको पीटकर या विभिन्न रूपों में नहीं ढाला जा सकता। जो धात्विक खनिज होते हैं ये चोट मारने से टूटते नहीं हैं, यानी कठोर धरातल पर रगड़ने से ये चिकने और चमकदार हो जाते हैं, जबकि जो अधात्विक खनिज होते हैं इन पर चोट मारने से ये टूट जाते हैं। इसी प्रकार से जो धात्विक खनिज हैं इनके दो उपभाग होते हैं, एक लोहयुक्त या अलोहयुक्त धात्विक खनिज, और जो अधात्विक खनिज होते हैं ये कार्बनिक या अकार्बनिक हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहयुक्त धात्विक खनिज और अलोहयुक्त धात्विक खनिज में अंतर बताइए, अथवा अलोहयुक्त धातुओं के नाम बताएं और उसके स्थानिक वितरण का वर्णन कीजिए। तो धात्विक खनिज वे खनिज पदार्थ होते हैं जिसमें किसी न किसी धातु का अंश होता है। इसको हम दो उपभागों में बांट सकते हैं, एक होता है लोहयुक्त धात्विक खनिज और दूसरा होता है अलोहयुक्त धात्विक खनिज। लोहयुक्त धात्विक खनिज वे धात्विक खनिज होते हैं जिसके अंदर आयरन का अंश होता है, यानी लोहे का अंश होता है, जैसे लोहा, मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट आदि। इन सब के अंदर कुल मिलाकर ये धात्विक खनिजों का लगभग 3/4 भाग लोहयुक्त धात्विक खनिज होते हैं, जबकि अलोहयुक्त धात्विक खनिज वे खनिज पदार्थ होते हैं जिसमें धातु तो जरूर होती है लेकिन लोहा नहीं होता, जैसे सोना, चांदी, तांबा, बॉक्साइट, सीसा, ये सब। तो ये भारत में कुल धात्विक खनिजों की संचित राशि और उत्पादन में अलोहयुक्त धात्विक खनिज बहुत ही कम मिलते हैं, यानी इनकी स्थिति भारत में संतोषजनक नहीं है। और अगर इनके वितरण की बात करें तो ज़्यादातर जो अलोहयुक्त धात्विक खनिज हैं वो भारत में छोटा नागपुर पठार के अंदर पाए जाते हैं, जिसके अंतर्गत झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ ये सब क्षेत्र आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बहुमूल्य खनिज किसे कहते हैं? प्रीशियस मिनरल्स क्या होते हैं? वे सभी खनिज पदार्थ जो बहुत ही कम मात्रा में मिलते हैं और उनके अधिक उपलब्ध न होने के कारण उनकी कीमत बहुत अधिक ऊंची होती है, जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम, ये सब बहुमूल्य खनिज कहलाते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपसे एक एक अंक में पूछा जा सकता है, कोई भी या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत में खनिजों की खोज करने वाली एजेंसियां कौन सी हैं। जैसे इसमें नंबर 1 है GSI, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये आप इसका लोगो देख पा रहे हैं, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना हुई थी 1851 के अंदर। सेकंड वन है ONGC। इसका पूरा नाम भी आपसे पूछा जा सकता है कि ONGC क्या होता है, तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट आता है MECL। MECL का पूरा नाम होता है मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसी प्रकार से नेक्स्ट है NMDC, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसी प्रकार से IBM, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, इसकी स्थापना हुई थी 1948 में, आज़ादी से 1 वर्ष बाद। नेक्स्ट है BGML, भारत गोल्ड माइन लिमिटेड, भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड। नेक्स्ट है HCL, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। इसी प्रकार से नाल्को NALCO, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट संस्थाएं हैं जो भारत के अंदर विभिन्न प्रकार के खनिजों की खोज करने से संबंधित संस्थाएं हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत में जो खनिज हैं इनकी सामान्य विशेषताएं क्या हैं, या विषयों के अंदर पाए जाने वाले मिनरल्स की सामान्य विशेषताएं क्या हैं। तो सबसे पहले आप डेफिनेशन देंगे कि वे सभी पदार्थ जिनको हम भूगर्भ से खोद कर निकालते हैं मिनरल्स कहलाते हैं या खनिज कहलाते हैं। खनिज दो या दो से अधिक रासायनिक तत्वों के से मिलकर बने होते हैं, जैसे क्वार्ट्ज है, सिलिका है, ऑक्सीजन है। कुछ खनिज ऐसे होते हैं जो केवल एक ही तत्व के बने होते हैं, जैसे सोना, ग्रेफाइट, तांबा आदि। इसी प्रकार से कुछ खनिज ऐसे होते हैं जो ठोस होते हैं, कुछ अजैव या अकार्बनिक खनिज होते हैं, जैसे ठोस में हीरा हो गया। इसी प्रकार से अकार्बनिक या कार्बनिक खनिज हो सकते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भागों में पाए जाने वाला मैग्मा, जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो भूगर्भ के अंदर जो गर्म पिघले हुई चट्टानी पदार्थ होते हैं जिन्हें हम मैग्मा बोलते हैं, वो सभी खनिजों का मूल स्रोत है। इसी प्रकार से खनिज पृथ्वी पर असमान रूप से वितरित, इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बड़ा ही अनइवन है। कहीं पर बहुत ज़्यादा मिलते हैं और कहीं पर बहुत कम मिलते हैं। जैसे भारत की ही बात करें तो अधिकांश मिनरल प्रायद्वीपीय पठारी भाग में, या जो प्रायद्वीपीय पठार का पूर्वोत्तर भाग है, छोटा नागपुर पठारी प्रदेश पूर्वी भाग, उसमें मिलते हैं, जबकि उत्तर भारत के मैदानी भागों में खनिजों का अभाव है। इसी प्रकार से खनिजों की मात्रा और गुणों में ऋणात्मक सह संबंध पाया जाता है, यानी जो खनिज बहुत कम मिलते हैं उनकी कीमत बहुत अधिक होती है, और जो खनिज सामान्य रूप से मिलते हैं उनकी कीमत बहुत कम होती है। तो ये था खनिजों से संबंधित सामान्य डिस्ट्रीब्यूशन या उनकी फीचर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत में खनिजों के भौगोलिक वितरण का वर्णन कीजिए, अथवा भारत की जो प्रमुख खनिज पेटियां हैं उनका वर्णन कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपने बताना है कि भारत के अंदर अनेक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं जिनका वितरण सामान्य रूप से असमान है। इनको वितरण के आधार पर भारत में पाई जाने वाली प्रमुख खनिज पेटियों को हम 3 भागों में कैटेगराइज कर सकते हैं। नंबर 1 है उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश, यानी छोटा नागपुर का पठारी प्रदेश, जिसके अंतर्गत बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के कुछ भाग, आंध्र प्रदेश का पूर्वी भाग, ये सब प्रदेश इसके अंदर शामिल हैं। पश्चिमी बंगाल का पश्चिमी भाग, इसके अंदर पाए जाने वाले जो अधिकांश खनिज हैं उनमें लोहयुक्त धात्विक खनिज, इसके अलावा मैग्नीज, अभ्रक, बॉक्साइट, चूना पत्थर, डोलोमाइट, कोयला, ये सब खनिज यहाँ पर पाए जाते हैं। इस बेल्ट के अंदर दामोदर घाटी जो है, दामोदर वैली, उसके अंदर अधिकांश कोयला भारत का पाया जाता है, जैसे झरिया, रानीगंज, ये सब प्रमुख यहाँ के कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं। सेकंड जो पेटी है वो है दक्षिण पश्चिमी पठार। दक्षिण पश्चिमी पठार की पेटी यहाँ पर है, जिसके अंतर्गत कर्नाटका के कुछ भाग, गोवा के कुछ भाग, इसके अलावा तमिलनाडु का कुछ भाग, इसके अलावा तेलंगाना प्रदेश जो है इसमें शामिल हैं। यहाँ पर पाए जाने वाले प्रमुख खनिजों में जैसे लोहा युक्त खनिज जो भद्रावती में मिलते हैं, मैग्नीज, बॉक्साइट, इसके अलावा तमिलनाडु के अंदर लिग्नाइट, भारत के अंदर लिग्नाइट अकेला, जिसको भूरा कोयला भी कहते हैं, जो तमिलनाडु में मिलता है। इसके साथ साथ यहाँ कर्नाटका के अंदर कोलार सोने की खान है, कोलार से सोना मिलता है। केरल के अंदर जो केरल के तटीय भाग हैं, यहाँ से मोनोजाइट रेत मिलता है, जिसमें थोरियम मिलता है, परमाणु खनिज है। इसके अलावा गोवा जो है वो लो एस्क के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तीसरी जो प्रमुख पेटी है वो है उत्तर पश्चिमी पेटी, जिसके अंतर्गत ये गुजरात और राजस्थान के कुछ भाग शामिल हैं। यहाँ पर जो पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं उनमें गुजरात के अंदर तेल मिलता है, खनिज तेल, जैसे यहाँ पर कलोल है, साबरमती है, इसके अलावा अंकलेश्वर, ये प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। राजस्थान के अंदर जैसे खेतड़ी है वो इसके तांबे के लिए प्रसिद्ध है, तांबा उत्पादन में प्रसिद्ध है। इसके अलावा राजस्थान से जस्ता, ये प्रमुख खनिज यहाँ पर मिलता है। इसके अलावा आजकल जैसलमेर के अंदर जो थार डेजर्ट का पश्चिमी भाग है, यहाँ पर पेट्रोलियम अभी पिछले कुछ वर्षों से प्राप्त हुआ है। साथ ही साथ राजस्थान के अंदर कुछ इमारती पत्थर भी मिलते हैं, जिसमें बलुआ पत्थर है, ग्रेनाइट है, या संगमरमर जिसे हम मार्बल कहते हैं, जिप्सम, मुल्तानी मिट्टी,
इन सब का स्रोत भी जो है राजस्थान की ये प्रमुख पेटी है। इसके साथ साथ इन सब क्षेत्रों में जैसे यहाँ गुजरात का जो तटीय भाग है जिसे कच्छ का रण कहते हैं, ये नमक का प्रमुख स्रोत है। राजस्थान के अंदर जो सांबर लेक है वो भी नमक का प्रमुख स्रोत है। इसके साथ राजस्थान में चूना पत्थर, डोलोमाइट, ये सब आसानी से मिलते हैं। खासकर जो गुजरात का ये वाली बेल्ट है जिसे हम खंबात की खाड़ी क्षेत्र कहते हैं, ये भारत का प्रमुख तेल उत्पादक स्थान है जहाँ से क्रूड ऑयल हमें मिलता है, कच्चा तेल, जिसको बाद में रिफाइनरी के अंदर शुद्ध करके डीजल, पेट्रोल आदि बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अंदर लौह अयस्क के उत्पादन का वर्णन कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आमतौर पर यह क्वेश्चन 5 अंक में आपसे पूछा जाता है। तो आप बताएंगे कि लोहा जो है जमीन से लौह अयस्क के रूप में या कच्चे पदार्थ के रूप में प्राप्त होता है। इसमें मिट्टी मिक्स होती है। लोहा एक प्रकार से प्राकृतिक, धात्विक और चक्रीय संसाधन है। चक्रीय भी हम इसको कह सकते हैं क्योंकि लोहे के अंदर समय के साथ साथ इसके कुछ जो है जंग लग जाता है जिसको गर्म करके दोबारा गलाकर नया बनाया जा सकता है। लोहा जो है औद्योगिक क्रांति का आधार है। जितना भी हम आजकल औद्योगिक उत्पादन देख रहे हैं या उद्योगों की स्थापना कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं लोहा आधारभूत भूमिका निभाता है। लोहा कठोर, मजबूत और टिकाऊ धात्विक खनिज होता है। अधिक मात्रा में उपलब्ध होने के कारण से यह सस्ता है। इसको पीटकर चादर के रूप में या खींचकर तार के रूप में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। इसके अंदर दूसरी जो धातुएं हैं उनको मिलाकर इससे मिश्रित धातु भी बनाई जा सकती हैं। लोहे को इसके अंदर पाए जाने वाली जो कच्चा अयस्क है यानी आयरन ओर है, इसमें शुद्ध लोहे की मात्रा के आधार पर हम लोहे को 4 कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं, 4 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहला होता है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट यानी वह लोहा जिसके अंदर चुंबकीय गुण होते हैं। यह काले रंग का अयस्क होता है जो सर्वश्रेष्ठ गुणों वाला लोह अयस्क होता है, जिसके अंदर शुद्ध लोहे की मात्रा लगभग 70 से 80% होती है। यह आग्नेय और रूपांतरित यानी मेटामॉर्फिक रॉक्स के अंदर या प्राइमरी रॉक्स के अंदर पाया जाता है। सेकंड वन होता है हेमेटाइट। यह दूसरा सर्वोत्तम क्वालिटी का लोहा होता है। हेमेटाइट ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है रक्त या ब्लड। तो इसका रंग जो है लोहे खून की तरह से लाल होता है। इसमें शुद्ध लोहे की जो मात्रा होती है अयस्क में वो 60 से 70% होती है। थर्ड वन होता है लिमोनाइट। यह बादामी रंग का या पीले रंग का लोह अयस्क होता है जिसके अंदर शुद्ध लोहे की मात्रा 40 से 60% के आसपास पाई जाती है। चौथी जो कैटेगरी होती है उसे हम सीडेराइट कहते हैं, जिसमें शुद्ध लोहे का अंश लगभग 50% के आसपास मिलता है। अब बात करते हैं कि भारत के अंदर जो लोहा है वो किन किन स्थानों पर पाया जाता है, यानी इसके उत्पादन और वितरण की अध्ययन करते हैं। लोहा अयस्क भारत के अंदर खासकर जो छोटा नागपुर पठारी प्रदेश है इसके अंदर अधिक पाया जाता है। इसके साथ साथ गोवा राज्य में भी लोह अयस्क के काफ़ी भंडार हैं। भारत में जो है एशिया के सबसे बड़े लोह अयस्क के भंडार पाए जाते हैं। भारत में मैग्नेटाइट और हेमेटाइट लोह अयस्क अधिक मात्रा में यानी प्रचुर मात्रा में मिलते हैं और भारत में विश्व का कुल 1/4 यानी 25% लोहा अयस्क मिलते हैं। अगर उत्पादन की बात करें तो 1950-51 में भारत में लोह अयस्क का उत्पादन लगभग 30 लाख टन था, जो 2011-12 में बढ़कर 1544 लाख टन हो गया है। इसी प्रकार से अगर टॉप 5 राज्यों की बात करें कि जहां से हमें लोह अयस्क प्राप्त होता है, उनमें सबसे प्रमुख है कर्नाटक, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा और झारखंड। कर्नाटका के अंदर जो सबसे प्रमुख लोहा उत्पादक क्षेत्र है उसके अंदर भद्रावती प्रमुख लोहा अयस्क उत्पादक क्षेत्र है। इसके अलावा कुद्रेमुख वहाँ का प्रमुख लोहा उत्पादक क्षेत्र है। इसके साथ साथ अगर बात करें उड़ीसा की तो उड़ीसा के अंदर मयूरभंज और क्योंझर प्रमुख लोहा उत्पादक क्षेत्र हैं। इसके साथ झारखंड में नोवा मंडी और
बादाम पहाड़ियाँ, इसके अलावा महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के अंदर दुर्ग, बस्तर तथा चंद्रपुर पेटी लोहा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कर्नाटका के अंदर कुद्रेमुख के साथ साथ चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर ये प्रमुख लोहा उत्पादक पेटी हैं। तो इस प्रकार से आप लोहा के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके साथ साथ लोहे का जो पुराना अंश होता है उसको हम दोबारा से गर्म करके उसको रिन्यू किया जा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ऐसा ही कि भारत में मैग्नीज के उत्पादन व वितरण का वर्णन कीजिए, अथवा मैग्नीज के कोई 2 लाभ बताइए या इसका महत्व बताइए। तो मैग्नीज जो है काले रंग की धातु होती है जो हमें ऑक्साइड के रूप में प्राप्त होती है, यानी भस्म के रूप में प्राप्त होती है। यह धारवाड़ युग की अवसादी चट्टानों में पाया जाता है और इस धातु का सबसे अधिक प्रयोग हम लौह अयस्क को गलाने में करते हैं, यानी जब लोहा आयरन इंडस्ट्री के अंदर कच्चे लोहे को शुद्ध लोहे में कन्वर्ट किया जाता है तो हमें मैग्नीज की ज़रूरत पड़ती है। इससे मिश्रित धातु बनाने में भी मैग्नीज का प्रयोग किया जाता है। सामान्य रूप से 1 टन इस्पात यानी 10 क्विंटल लोहे को बनाने में 10 किलोग्राम मैग्नीज की ज़रूरत पड़ती है। इसके साथ साथ जो मैग्नीज है इसका प्रयोग केमिकल इंडस्ट्री के अंदर ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, कीटनाशक दवाइयाँ बनाने में, रंग रोगन बनाने में, शुष्क बैटरियाँ और चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने में भी किया जाता है। इन्हीं गुणों के कारण मैग्नीज को जैक मिनरल भी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, ये 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे कभी कभी पूछा जाएगा कि जैक मिनरल किसे कहते हैं। तो मैग्नीज को जैक मिनरल कहते हैं इसके गुणों के कारण से। अब बात करते हैं कि जो मैग्नीज है इसका भारत में उत्पादन और वितरण किस स्तर का है। तो देश में मैग्नीज अयस्क के कुल लगभग 38 करोड़ टन भंडार हैं, जिनमें से 14 करोड़ टन संरक्षित हैं और 24 करोड़ टन शेष भंडार के रूप में भारत में विद्यमान है। भारत में कुल मैग्नीज का अगर बात करें तो 1/4 भाग भारत में उच्च कोटि का मैग्नीज पाया जाता है और विश्व का लगभग 20% मैग्नीज भारत से उत्पादित किया जाता है। इस आधार पर रूस के बाद भारत विश्व में दूसरा प्रमुख मैग्नीज उत्पादक देश है। राज्यों की बात करें तो उड़ीसा भारत के अंदर सबसे प्रमुख मैग्नीज उत्पादक राज्य है। ये आपके लिए जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी है। कभी कभी आपसे 1 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत के अंदर मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो भारत के अंदर मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है ओडिशा। इसके साथ साथ उड़ीसा के अतिरिक्त मध्य प्रदेश, कर्नाटक और अन्य राज्य मिलकर भारत में मैग्नीज का उत्पादन करते हैं। अगर मैग्नीज की प्रमुख खदानों की बात करें तो उड़ीसा के अंदर सुंदरगढ़, संबलपुर, कोटापुर, कालाहांडी, महाराष्ट्र के अंदर नागपुर, भंडारा, रत्नागिरी, कर्नाटका के अंदर धारवाड़, बेलारी, बेलगांव, शिमोगा, मध्य प्रदेश के अंदर बालाघाट ये प्रमुख क्षेत्र है। इसके अलावा छिंदवाड़ा व झाबुआ ये भी मैग्नीज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध स्थान है। आप साथ ही साथ मानचित्र पर भी इन सबको देख सकते हैं। मोटे तौर पर यानी प्रायद्वीपीय भारत के अंदर ही मैग्नीज भारत के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉक्साइट कि बॉक्साइट के उत्पादन व वितरण का वर्णन कीजिए। बॉक्साइट वास्तव में एक हल्की और लचीली धातु होती है और यह एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। जिस धातु को हम देखते हैं नॉर्मली वो एल्यूमिनियम होती है, लेकिन एल्यूमिनियम हमें बॉक्साइट के रूप में यानी जमीन से बॉक्साइट के रूप में प्राप्त होता है और जब बॉक्साइट को हम गर्म करके शुद्ध करते हैं तो इससे हमें एल्यूमिना क्ले मिलती है, जिससे बाद में एल्यूमिनियम बनाया जाता है और एल्यूमिनियम सबसे हल्की और मजबूत धातु होती है। इसीलिए इसका प्रयोग वायुयान निर्माण में सबसे अधिक होता है। साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन के साधन जैसे रेलगाड़ियाँ, बस, इन सब के अंदर एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाता है। एल्यूमिनियम में एक विशेषता और होती है कि यह विद्युत तथा ऊष्मा का अच्छा सुचालक होता है, तो इसलिए इसका प्रयोग विद्युत उपकरण बनाने में या ऊष्मा से संबंधित उपकरण बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। एल्यूमिनियम के गुणों की बात करें तो एल्यूमिनियम लोहे की तरह मजबूत होता है, हार्डनेस इसकी लोहे की तरह से है, लेकिन लोहे की तुलना में ये बहुत अधिक
हल्का होता है, यानी मजबूत भी है और हल्का भी है, इसलिए वायुयान बनाने में एल्यूमिनियम का प्रयोग सबसे अधिक होता है। अगर वायुयान को हम लोहे से बनाते तो शायद वायुयान से अपना खुद का वजन ही मुश्किल हो जाता उड़ा के ले जाना। इसी प्रकार से विद्युत का ये बड़ा अच्छा सुचालक होता है और ये घात वर्धयता इसके अंदर पाई जाती है, यानी एल्यूमिनियम पर अगर चोट मारेंगे तो ये टूटेगा नहीं बल्कि पसर जाएगा या फैल जाएगा। एल्यूमिनियम का उपयोग कहाँ करते हैं? नंबर 1 वायुयान बनाने में, परिवहन के साधन या रेल के डिब्बे या रेलगाड़ी का फर्श बनाने में, बिजली के उपकरण, वैज्ञानिक उपकरण, इसके अलावा एल्यूमिनियम के बर्तन भी बनाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे जो आजकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती हैं, कंप्यूटर है या एंटीना आदि हैं, वो सब एल्यूमिनियम के बनाए जाते हैं। अब बात करते हैं कि बॉक्साइट या एल्यूमिनियम के भारत में भंडार कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। भारत के अंदर सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम उड़ीसा के अंदर ही मिलता है। गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ ये अन्य प्रमुख एल्यूमिनियम या बॉक्साइट के उत्पादक राज्य हैं। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य उड़ीसा है। पिछले क्वेश्चन में भी आपने पढ़ा था कि मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भी उड़ीसा ही था और बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भी उड़ीसा है। उड़ीसा में भारत के कुल बॉक्साइट उत्पादन का लगभग 45% पाया जाता है। उड़ीसा के अंदर सबसे ज़्यादा बॉक्साइट जो है वो पंचमहाली, कोरापुट जिले में मिलता है। आपके लिए यहाँ पर एक रोचक बात भी है कि जब पहली बार एल्यूमिनियम की खोज हुई थी तो उस समय नेपोलियन थर्ड ने अपने कपड़ों के बटन और हुक जो है वो एल्यूमिनियम के ही बनाए थे और जब उसके राज दरबार में कोई मेहमान आता था तो वो एल्यूमिनियम के बर्तनों में ही भोजन को परोसता था। लेकिन 30 साल बाद जब एल्यूमिनियम की खोज हुई तो उसके 30 साल बाद ही एल्यूमिनियम इतनी सस्ती धातु हो गया कि आज भिखारियों के कटोरे भी एल्यूमिनियम के बने होते हैं। आज इसका इम्पोर्टेंस इतना कम हो गया है, यानी इम्पोर्टेंस तो उतना ही है लेकिन जो वैल्यू शुरू में थी शायद आज वो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि तांबा, कॉपर के उत्पादन व वितरण का वर्णन कीजिए। तांबा जो है एक बड़ी ही महत्वपूर्ण लोहयुक्त अलोहयुक्त धात्विक खनिज होते हैं। यह मिश्रित योग्य खनिज होता है, यानी दूसरी धातुओं के अंदर, दूसरे खनिजों के अंदर मिलाकर इससे मिश्रित खनिज हम बना सकते हैं। इसके अंदर आघात वर्धयता या तन्यता के गुण होते हैं, यानी इसको लंबे एक तार के रूप में बनाया जा सकता है या पीट कर चद्दर के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। तांबा जो है ताप और विद्युत का बड़ा सुचालक होता है। इसके साथ साथ तांबे का उपयोग बिजली के उपकरण बनाने में, वैज्ञानिक यंत्र बनाने में, बर्तन या सिक्के बनाने में और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं रासायनिक उद्योग में बहुत अधिक किया जाता है। भारत के अंदर तांबे का सामान्य रूप से अभाव मिलता है, बहुत अधिक तांबा नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी जितना मिलता है उसके खनन और परगलन का कार्य भारत के अंदर HCL करता है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। भारत के अंदर तांबे का 70% उत्पादन झारखंड राज्य करता है। झारखंड में हजारीबाग और सिंहभूम इसके प्रमुख उत्पादक स्थान है। यहाँ पर झारखंड आप मानचित्र पर देख सकते हैं। झारखंड भारत के अंदर जो है लगभग 52% तांबे का उत्पादन करता है। यहाँ पर सबसे प्रमुख जो तांबा उत्पादन की खदान है वो है बालाघाट। ये आपके लिए 1 नंबर का क्वेश्चन भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रहने वाला है कि बालाघाट जो ये मध्य प्रदेश के अंदर है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के अंदर बालाघाट आप देख सकते हैं, यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 यहाँ पर है बालाघाट। तो इसके अलावा राजस्थान के अंदर खेतड़ी, यहाँ आप देखेंगे राजस्थान में खेतड़ी जो वो तांबा उत्पादन के लिए अन्य प्रसिद्ध स्थान है। ये भी आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछा जाएगा। मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों तांबे के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। नेक्स्ट ऐसा ही क्वेश्चन आता है कि अभ्रक, माइका के उत्पादन व वितरण का वर्णन कीजिए। अभ्रक जो है एक अत्यंत हल्की अधात्विक खनिज होता है।
यह आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में मिलता है। इग्नियस रॉक्स में और मेटामॉर्फिक रॉक्स के अंदर माइका जो है सामान्य रूप से मिलता है। ये इन खनिजों के इन रॉक्स के अंदर ये प्लेटों या पत्रकों के रूप में मिलता है। कहीं कहीं पर ये चद्दर के रूप में भी पाया जाता है, यानी एक सीट के रूप में मिलता है। यह बड़ा ही सख्त और लचीला खनिज होता है। इसमें चमकदार यानी चमकने के गुण होते हैं। ये पारदर्शक होता है, यानी इसके अंदर से आप आर पार देख सकते हैं। यह विद्युत का कुचालक होता है, इसके अंदर से बिजली आर पार नहीं जाती है। इसका मुख्य उपयोग विद्युत या इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के अंदर किया जाता है, जैसे बिजली का सामान बनाना, रंग रोगन बनाना। हवाई जहाज के अंदर भी इसका प्रयोग होता है। मोटर कार, लालटेन, आँखों के चश्मे, दमन बत्तियाँ, मकान की खिड़कियाँ और सजावट से संबंधित सामान या औषधियों में भी माइका का प्रयोग किया जाता है, अभ्रक का प्रयोग किया जाता है। अभ्रक अनेक प्रकार का हो सकता है, यानी रंग के आधार पर अभ्रक काला, सफ़ेद, लाल, हरा, पीला, भूरा अनेक रूपों में ये मिलता है। सफ़ेद अभ्रक सबसे उत्तम किस्म का माना जाता है। इसे रूबी या मस्कोबाइट अभ्रक भी कहते हैं। ये आपके लिए फिर एक नंबर का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो सफ़ेद अभ्रक है वो सबसे बेस्ट क्वालिटी का है और इसी को रूबी या मस्कोबाइट अभ्रक भी कहा जाता है। हल्के गुलाबी अभ्रक को बायोटाइट कहते हैं। हल्के गुलाबी अभ्रक को बायोटाइट कहते हैं। भारत के अंदर सबसे अधिक अभ्रक का उत्पादन झारखंड के अंदर हजारीबाग पेटी से होता है। दूसरा सबसे अधिक अभ्रक जो है भारत में राजस्थान में मिलता है और तीसरा जो है आंध्र प्रदेश के तटीय भागों से मिलता है। भारत के अंदर यही 3 प्रमुख राज्य हैं जहां से हमें माइका या अभ्रक प्राप्त होता है। नंबर 1 झारखंड, सेकंड 1 राजस्थान, थर्ड 1 इज आंध्र प्रदेश। और जो बिहार झारखंड की प्रमुख पेटी है जिसमें कोडरमा, गया और हजारीबाग पेटी ये सबसे प्रमुख है। कोडरमा विश्व की सबसे बेस्ट अभ्रक मंडी है, यानी जो कोडरमा है बिहार झारखंड के अंदर, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा अभ्रक विश्व स्तर पर बिकता है। राजस्थान के अंदर अभ्रक पेटी जो है वो जयपुर से लेकर उदयपुर तक है, यानी जयपुर से दक्षिण की तरफ, दक्षिण पश्चिम की ओर जाएंगे तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा अभ्रक हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट आता है कोयला। कोयला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोयले के उत्पादन व वितरण का वर्णन कीजिए। तो कोयला एक जीवाश्म ईंधन होता है। जीवाश्म का मतलब होता है जीव जंतुओं का गला सड़ा अंश। कोयले को हम काला पत्थर, दामोदर या काला सोना के रूप में भी जानते हैं, ये इसके अन्य नाम हैं। कोयला जो है अवसादी चट्टानों के अंदर, परतदार चट्टानों में पाया जाता है। क्या होता है कि समय के साथ साथ जब नदियाँ बहती हैं तो वो अपने साथ पेड़ पौधों की पत्तियों को, गले सड़े अंश को बहा ले जाती हैं, और जहाँ डेल्टाई प्रदेश में या नदी घाटी में डिपॉजिट होता है तो गले सड़े अंश वहाँ पर मिट्टी में दब जाते हैं। लाखों करोड़ों सालों में ये जो है कोयले के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, जैसा कि आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट आता है कि कोयले को हम किन भागों में बांट सकते हैं। तो कोयले को शुद्ध कार्बन की मात्रा के आधार पर 4 भागों में कैटेगराइज किया जा सकता है या बांटा जा सकता है। सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो कोयला होता है उसे हम एंथ्रासाइट कोयला कहते हैं। एंथ्रासाइट कोयले में शुद्ध कार्बन की मात्रा 90 से 95% होती है। यह देर से आग पकड़ता है, लेकिन एक बार आग पकड़ने के बाद यह शुद्ध पीली लौ के साथ या नीली लौ के साथ जलता है। इसके अंदर नमी बहुत कम होती है और इसका लगभग 100% अंश ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। भारत के अंदर जो एंथ्रासाइट प्रकार का कोयला है वो जम्मू कश्मीर से प्राप्त होता है। दूसरा होता है बिटुमिन्स। कार्बन की जो मात्रा है उसके आधार पर यह दूसरा बेस्ट कोयला होता है, जिसके अंदर 80 से 90% शुद्ध कार्बन या शुद्ध कोयला पाया जाता है। यह भी एंथ्रासाइट कोयले जैसा ही लगभग सभी गुणों से विद्यमान होता है, लेकिन औद्योगिक क्षेत्रों में सबसे अधिक जो प्रयोग होता है बिटुमिन्स कोयले का ही होता है। यह भी देर से आग पकड़ता है,
नीली पीली लो के साथ जलता है और इससे जो अवशिष्ट पदार्थ यानी राख है वो बहुत कम रहती है। तीसरा प्रमुख कोयला है लिग्नाइट कोयला, जिसे भूरा कोयला भी कहते हैं। भारत के अंदर केवल तमिलनाडु के अंदर ये नेवेली में मिलता है। ये आपके लिए एक एडिशनल क्वेश्चन होगा 1 अंक का कि भूरा कोयला किसे कहते हैं, तो लिग्नाइट को कहते हैं। और भारत के अंदर यह कहाँ मिलता है, तो तमिलनाडु के अंदर नेवेली में मिलता है। इसके अंदर जो कार्बन की मात्रा वो लगभग 50 से 60% होती है। सबसे जो लो क्वालिटी का कोयला होता है उसे हम पीठ कोयला कहते हैं। पीठ कोयला लकड़ी का जस्ट परिवर्तित रूप होता है जिसके अंदर कार्बन की मात्रा लगभग 40% के आसपास होती है। इसमें बहुत अधिक नमी होती है, जब यह जलता है तो धुआं बहुत अधिक देता है और नमी अधिक होने के कारण से ये जलता बुझता रहता है। इसी प्रकार से अगर बात करें तो जो लिग्नाइट है ये एक निम्न क्वालिटी का मुलायम कोयला होता है जिसे भूरा हीरा भी कहते हैं। ये आपके लिए फिर एडिशनल क्वेश्चन है 1 मार्क्स का, तो ये आपसे पूछा जाता है कभी कभी कि भूरा हीरा किसे कहते हैं या भूरा कोयला किसे कहते हैं, तो लिग्नाइट को कहते हैं। कभी कभी 1 अंक का क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि कौन सा कोयला है जिसका वाणिज्यिक प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है, तो बिट्यूमिन्स कोयले का सबसे अधिक वाणिज्यिक प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं कोयले के उत्पादन व वितरण की। कोयले के उत्पादन व वितरण के आधार पर अगर अध्ययन करें तो भारत के अंदर 2 प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं। एक है जिसको गोंडवाना कोयला क्षेत्र कहते हैं और दूसरा होता है जिसे टर्शियरी कोयला क्षेत्र कहते हैं। गोंडवाना कोयला क्षेत्र में भारत के 99% कोयला भंडार संचित हैं और यहाँ से भारत के कुल कोयले उत्पादन का लगभग 98% उत्पादन किया जाता है। जो शेष 1% जो संचित भंडार है वो टर्शियरी कोयला क्षेत्र में है और जो शेष 2% उत्पादन हम कोयले का करते हैं वो टर्शियरी कोयला क्षेत्रों से करते हैं। बात आती है कि जो गोंडवाना कोयला क्षेत्र है इसके अंदर कौन से प्रमुख स्थान शामिल हैं, तो गोंडवाना कोयला क्षेत्र के अंदर प्रमुख रूप से झारखंड, बिहार, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, मध्य प्रदेश के कुछ भाग, छत्तीसगढ़ यानी प्रायद्वीप भारत का जो भाग है ये गोंडवाना कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आता है। टर्शियरी कोयला क्षेत्र जो नवीन कोयला क्षेत्र है जिसमें हिमाचल प्रदेश के अंदर हिमालय प्रदेश शामिल हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर या नॉर्थ ईस्ट के कुछ भाग शामिल हैं जैसे असम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश के कुछ भाग। जो टर्शियरी कोयला क्षेत्र ये भारत का नवीन कोयला क्षेत्र है, जबकि जो गोंडवाना कोयला क्षेत्र है वो भारत का प्राचीन कोयला क्षेत्र है। और विश्व के अंदर या भारत में भी अधिकांश कोयला नदी घाटियों में ही पाया जाता है। भारत के अंदर कोयले का उपयोग अधिकांश रूप से औद्योगिक क्षेत्रों में किया जाता है। इसके अलावा आजकल इसका उपयोग ताप विद्युत उत्पादन में भी किया जाता है, यानी थर्मल पावर जो है वो कोयले के द्वारा ही बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के उत्पादन व वितरण का वर्णन कीजिए, अथवा भारत के अंदर पेट्रोलियम संसाधनों पर टिप्पणी कीजिए। पेट्रोलियम शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, पेट्रा प्लस ओलियम। पेट्रा का मतलब होता है चट्टान और ओलियम का मतलब होता है स्नेहक या चिकनाई युक्त पदार्थ। तो पेट्रोलियम वास्तव में एक जीवाश्म ईंधन होता है, जीव जंतुओं का गला सड़ा अंश होता है। यानी लकड़ी जब जमीन में दब जाती है तो उससे कोयला बनता है और जमीन में जीव जंतुओं के गलने सड़ने से तेल मिलता है। यह एक अधात्विक खनिज होता है जिसे हम खनिज तेल कहते हैं। यह ऊर्जा का परंपरागत स्रोत होता है जो एक समाप्य संसाधन, यानी इसको बचाया नहीं गया तो समय के साथ साथ ये समाप्त हो जाएगा। यह एक अनवीकरण योग्य संसाधन है, यानी एक बार तेल आपने जला दिया तो आप इसको रिकवर नहीं कर सकते, दोबारा यूज नहीं कर सकते। पेट्रोलियम को तरल सोना भी कहते हैं, लिक्विड गोल्ड। ये एडिशनल 1 नंबर का आपके लिए क्वेश्चन है कि तरल सोना, पेट्रोलियम को लिक्विड गोल्ड कहते हैं। पेट्रोलियम या खनिज तेल कोयले के बाद दूसरा प्रमुख ऊर्जा का संसाधन है। ताप
और प्रकाश के लिए यह ईंधन के रूप में काम आता है, मशीनों के लिए स्नेहक के रूप में काम आता है और विनिर्माण उद्योग में यह कच्चे पदार्थ के रूप में काम आता है। तेल शोधनशाला या रिफाइनरी के अंदर इसको शुद्ध किया जाता है, जिससे डीजल, पेट्रोल, मोबिल ऑयल आदि प्राप्त होते हैं। इसके अलावा वस्त्र उद्योग, उर्वरक उद्योग और अनेक प्रकार के रासायनिक उद्योगों के अंदर पेट्रोलियम का यूज हम करते हैं। इसके साथ साथ डीजल, पेट्रोल, केरोसिन तेल यानी जिसे हम मिट्टी का तेल कहते हैं, मोबिल ऑयल बनाने में इसका यूज होता है। ग्रीस, कृत्रिम रबड़, रेसे, इसके साथ साथ वैसलीन, मोम, साबुन, सौंदर्य के सामान, विभिन्न प्रकार के जो सौंदर्य प्रसाधन है वो सब किसी न किसी रूप में पेट्रोलियम या तेल शोधनशाला से संबंधित उद्योग होते हैं या वहाँ पर इनको बनाया जाता है। पेट्रोलियम टर्शियरी युग की अवसादी चट्टानों की अपनीति और भ्रंश में पाया जाता है। अपनीति क्या होती है? जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पर परतदार चट्टानें हैं, तो परत के ऊपर परत होती है, तो इसके अंदर सबसे नीचे पानी स्टोर हो जाएगा। पानी के ऊपर जो है स्नेहक इकट्ठा रहेगा। आप पानी में तेल डाल के देखिए तो पानी के ऊपर तेल रहेगा, क्योंकि दोनों के घनत्व में डिफरेंस है। तो चट्टानों में जहाँ पर भी अवसादी चट्टानों में ऐसा आकार मिलता है यानी अपनीति मिलती है। अपनीति होता है ऊंचा उठा हुआ भाग और अविनीति होता है नीचे का यानी गड्ढे वाला भाग। अगर ऐसे है तो ये अपनीति है, ये गहरा गर्त है, और इधर है तो ये अपनीति है। तो ऊंचे उठे हुए भाग में यहाँ पर पानी भरेगा, इसके ऊपर तेल भर जाएगा और सबसे टॉप में गैस भरी होती है। जो जब भी हम बोरिंग करेंगे तो हमें पहले गैस मिलेगी, गैस के बाद हमें तेल प्राप्त होगा, और जब तेल के कुएं से तेल खत्म हो जाएगा तो वहाँ से पानी आना शुरू हो जाता है। अगर बात करें उत्पादन व वितरण की, तो भारत के अंदर जो सबसे प्राचीन तेल का कुआं है यानी सबसे पहले तेल का कुआं डिगबोई में खोदा गया था, आसाम के अंदर डिगबोई। और भारत के अंदर जो प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र है उसमें मुंबई हाई यहाँ है आपका, यहाँ पर अरब सागर के अंदर मुंबई से पश्चिम में लगभग 120 किलोमीटर पश्चिम में मुंबई हाई एक स्थान है, जहाँ पर पानी के नीचे समुद्र की तलहटी से तेल निकाला जाता है, जो भारत का लगभग 63% तेल उत्पादन करता है। दूसरा प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है खंबात खाड़ी तेल उत्पादक क्षेत्र, जिसे हम गुजरात तेल क्षेत्र भी कह सकते हैं। और तीसरा प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र है जिसे हम आसाम तेल क्षेत्र कहते हैं। भारत में कुल पेट्रोलियम का लगभग 18% उत्पादन गुजरात से, 16% उत्पादन आसाम से होता है। सबसे अधिक उत्पादन जो है वो मुंबई हाई से होता है, जो भारत के कुल तेल उत्पादन का लगभग 63% है। गुजरात के अंदर यहाँ पर जो प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र हैं, इसके अंदर हजीरा, कलोल, बड़ोदरा, अंकलेश्वर ये प्रसिद्ध हैं। और जो अंकलेश्वर है गुजरात का प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र है, जो खंबात खाड़ी के अंदर तटीय भागों में यहाँ पर स्थित है। तो इसके महत्व को देखते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने इसको फाउंटेन ऑफ फ्यूचर कहा था। तो ये आपके लिए 1 नंबर का क्वेश्चन है कि फाउंटेन ऑफ फ्यूचर किसे कहते हैं? तो अंकलेश्वर तेल क्षेत्र को फाउंटेन ऑफ फ्यूचर कहते हैं। किसने कहा था? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। सेकंड है मुंबई हाई, जो लगभग 120 से 180 किलोमीटर पश्चिम में अरब सागर में स्थित है। यहाँ पर एक शिप बनाया गया है जिसको मंच कहते हैं, जिसके द्वारा पानी के नीचे भूगर्भ से तेल निकाला जाता है, उसे सागर सम्राट के नाम से जाना जाता है। और अगर बात करें भारत का सबसे प्राचीन तेल उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, तो असम जो है भारत का सबसे प्राचीन तेल उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी में बोईगांव, नूनामती, नहर काटिया, डिगबोई, इसके अलावा गुवाहाटी, हुग्रीजन और मोरान तेल क्षेत्र प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। ये आप मानचित्र भी देख सकते हैं इसका। इसके अलावा अगर बात करें एलपीजी की, जिसे हम प्राकृतिक गैस कहते हैं, ये 3 शब्दों से मिलकर बना है एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ये एक ऊर्जा का सबसे स्वच्छ स्रोत होता है। इसमें मुख्य रूप से एलपीजी में प्रोपेन, ब्यूटेन, इथेन ये प्रमुख अवयव होते हैं। यह अवसादी चट्टानों में पाया जाता है और स्वतंत्र रूप से हमें
मिलती है। प्राकृतिक गैस को पर्यावरण के अनुकूल ईंधन माना जाता है क्योंकि ये शुद्धता के साथ जलती है और बहुत ही कम धुआं देती है, यानी धुआं नाम मात्र का होता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन सबसे कम होता है। एलपीजी यानी प्राकृतिक गैस को वर्तमान शताब्दी का ईंधन भी कहा जाता है। ये भी आपके लिए एक अंक का क्वेश्चन रहेगा कि वर्तमान शताब्दी का ईंधन किसे कहते हैं, तो एलपीजी को वर्तमान शताब्दी का ईंधन कहते हैं। केजी बेसिन यानी कृष्णा गोदावरी बेसिन जो आंध्र प्रदेश के अंदर है, पिछले कुछ वर्षों से ही यहाँ पर तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार हमें प्राप्त हुए हैं। भारत के अंदर जो प्रमुख प्राकृतिक गैस के भंडार हैं वो केजी बेसिन में, इसके अलावा मुंबई हाई, खंबात की खाड़ी और आसाम तेल क्षेत्रों से ही प्राप्त होते हैं। इसके साथ साथ समय पिछले कुछ वर्षों से अंडमान निकोबार और राजस्थान के जैसलमेर जो थार डेजर्ट है वहाँ से भी प्राकृतिक गैस प्राप्त हुई है। ये भारत के नवीन जो है तेल क्षेत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभिकीय ऊर्जा, यानी जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसके उत्पादन व वितरण का वर्णन कीजिए। नाभिकीय ऊर्जा परमाणु खनिजों से प्राप्त होती है। परमाणु खनिज जिसमें अणुओं की संरचना को बदलकर ऊर्जा प्राप्त की जाती है। परमाणु ऊर्जा हमें दो प्रकार से प्राप्त होती है, एक परमाणु के विखंडन से और दूसरा परमाणुओं के संलयन से। तो दोनों ही प्रकार से ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। परमाणु ऊर्जा को आणविक ऊर्जा भी कहा जाता है। इसके जो मुख्य अवयव होते हैं वो यूरेनियम, थोरियम और बोरियम, ये तीन प्रमुख होते हैं। यूरेनियम के जो प्रमुख स्रोत हैं भारत के अंदर झारखंड, राजस्थान के अंदर अरावली पर्वत श्रृंखला और केरल के जो तटीय भाग हैं, यहाँ पर मोनोजाइट रेत के अंदर सबसे ज़्यादा थोरियम के भंडार पाए जाते हैं। ये आपके लिए एक अंक का क्वेश्चन भी रहेगा कि भारत के अंदर सबसे ज़्यादा जो थोरियम के भंडार है वो कहाँ से मिलते हैं, तो केरल से मिलते हैं। केरल के अंदर मोनोजाइट नाम का रेत होता है समुद्र के बीच पर, उससे हमें ये प्राप्त होते हैं। यूरेनियम एक भारी, कठोर और रेडियो एक्टिव खनिज होता है जो प्राय अयस्क के रूप में होता है। भारत के अंदर जो न्यूक्लियर एनर्जी है, नाभिकीय ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा है, इसका उत्पादन 1948 से शुरू हुआ, यानी आज़ादी से लगभग एक वर्ष बाद, और इसकी प्रगति हुई 1954 से, जब मुंबई के पास यहाँ पर तारापुर या ट्रॉम्बे में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई। 1967 में परमाणु ऊर्जा आयोग का नाम भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कर दिया गया। और भारत में परमाणु ऊर्जा का जो श्रेय जाता है वो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को जाता है। तो ये सारे आपके लिए जनरल नॉलेज के क्वेश्चन भी हैं कि भारत के अंदर नाभिकीय ऊर्जा की शुरुआत कब से हुई, 1948 से। इसकी प्रगति कब से हुई, 1954 से। भारत का जो परमाणु ऊर्जा संस्थान है इसकी स्थापना कब हुई, 1967 में। किस नाम से हुई, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC के नाम से या परमाणु ऊर्जा आयोग के नाम से। आजकल इसका नाम क्या है, बारक है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है। भारत में परमाणु ऊर्जा का श्रेय किसको जाता है, तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को जाता है। भारत में इस समय परमाणु ऊर्जा के 5 प्रमुख केंद्र हैं, 5 या 6 जो भी, तो उनमें प्रमुख है उत्तर प्रदेश के अंदर नरोरा, राजस्थान के अंदर रावत भाटा, इसके अलावा गुजरात के अंदर काकरापारा, महाराष्ट्र के अंदर तारापुर, कर्नाटका के अंदर केंगा और आंध्र प्रदेश के अंदर कलपक्कम। मानचित्र पर भी आप देख सकते हैं क्योंकि मानचित्र पर भी आपसे इसकी लोकेशन पूछी जाएगी। नरोरा उत्तर प्रदेश, रावत भाटा राजस्थान, काकरापारा गुजरात, तारापुर महाराष्ट्र, केंगा कर्नाटक और कलपक्कम आंध्र प्रदेश, ये प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा में एक केंद्र फतेहाबाद के अंदर बनाया गया है जहाँ से परमाणु ऊर्जा बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर ऊर्जा।
सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी के बारे में वर्णन कीजिए। तो सोलर एनर्जी सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। यह एक गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, यानी ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्स नहीं है, यह नॉन ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्स है। यानी पिछले कुछ वर्षों से ही हमने सूर्य के प्रकाश को विद्युत के रूप में कन्वर्ट करना सीखा है। इसके लिए क्या होता है कि एक फोटोवोल्टिक सेल होती है जिसके ऊपर सूर्य का प्रकाश गिरता है, तो वो एनर्जी को डायरेक्ट करंट के रूप में बैटरी में सेव कर देता है और हम इन्वर्टर आदि के माध्यम से उसको विद्युत ऊर्जा यानी एक्यूमुलेटेड करंट में बदल सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा सोलर एनर्जी को हम हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट करके पानी को गर्म करने में यूज करते हैं। इस समय आप देख रहे हैं बहुत अधिक सोलर एनर्जी या सोलर सिस्टम जो है देश के अंदर लगाया जाता है, क्योंकि भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है। यहाँ पर साल में लगभग 365 दिनों में से लगभग 350 दिन सूर्य का प्रकाश हमें आसानी से मिलता रहता है। केवल कुछ एक दिन होते हैं जिसमें घने कोहरे के कारण से या रेनी सीजन के अंदर अधिक बादल छाने से हमें ऊर्जा कम प्राप्त होती है। भारत के अंदर सबसे बड़ा जो ऊर्जा का केंद्र है सौर ऊर्जा का, वो गुजरात के अंदर भुज नामक स्थान पर माधोपुर में है। तो ये आपके लिए एडिशनल 1 अंक का क्वेश्चन रहेगा कि भारत के अंदर सबसे बड़ा सौर संयंत्र कहाँ है, तो गुजरात के अंदर माधोपुर में है। और यहाँ पर जो माधोपुर है इसमें सौर ऊर्जा का प्रयोग दूध के बड़े बर्तनों को कीटाणु मुक्त करने में किया जाता है। इसके साथ साथ भारत के अंदर सौर ऊर्जा के, वैसे तो सारे भारत में कहीं पर भी सोलर पैनल लगाया जा सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जहाँ सोलर एनर्जी हम बना सकते हैं उसमें राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, इसके अलावा तेलंगाना, कर्नाटक, इन सब राज्यों के अंदर सोलर एनर्जी आसानी से जनरेट की जा सकती है। जैसा कि आप मानचित्र पर देख रहे हैं, यहाँ पर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश या दक्षिणी जो भारत है इसमें सोलर एनर्जी आसानी से बनाई जा सकती है। केवल नॉर्थ ईस्ट में जहाँ पर घने वन हैं या जहाँ पर रेनफॉल अधिक होती है वहाँ सोलर एनर्जी बनाई तो जा सकती है, लेकिन वहाँ पर किसी न किसी प्रकार से सूर्य का प्रकाश जमीन तक पहुँचने में बाधा रहेगी, तो वहाँ पर थोड़ा सा अभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी के वर्णन कीजिए। तो पवन ऊर्जा में क्या होता है कि जो वायु, गतिशील वायु है, इसका प्रयोग हम पवन चक्की को चलाने में करते हैं। जब पवन चक्की से टकराती है तो टरबाइन रोटेट करती है और टरबाइन रोटेट करने से जनरेटर रोटेट होता है और जनरेटर रोटेट होने से बिजली जनरेट होती है और उसको हम ग्रिड के माध्यम से देश में कहीं पर भी भेज सकते हैं। भारत पवन ऊर्जा के उत्पादन में महाशक्ति यानी विंड सुपर पावर के रूप में विश्व में स्थान रखता है। भारत में पवन ऊर्जा के सबसे बड़े फार्म तमिलनाडु के अंदर हैं, जिसमें नागरकोइल से मदुरई तक की प्रमुख पेटी है। ये आपके लिए 1 अंक का जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी है कि भारत में सबसे बड़ी जो विंड फार्म है वो कहाँ पर है, तो वो तमिलनाडु के अंदर नागरकोइल से मदुरई के बीच में है। ये आप चित्र देख रहे हैं, ये वो सबसे बड़ा फार्म है नागरकोइल। इसके अलावा भारत में पवन ऊर्जा के जो अन्य प्रमुख स्थान है उसमें जैसलमेर राजस्थान, इसके अलावा सुजलान पवन ऊर्जा फार्म महाराष्ट्र के सतारा में प्रमुख है। भारत जो है पवन ऊर्जा में विश्व में 5वां स्थान रखता है और भारत में इस समय पवन ऊर्जा की कैपेसिटी 1700 मेगावाट है, जबकि विश्व के अंदर इस समय लगभग 35,000 मेगावाट ऊर्जा पवन ऊर्जा से बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ज्वारीय ऊर्जा या टाइडल एनर्जी का वर्णन कीजिए। इसके उत्पादन वितरण का वर्णन आप करिए। तो ज्वारीय ऊर्जा जिसे टाइडल, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो इन सूर्य और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी पर विद्यमान पानी यानी महासागरों के जल पर पड़ती है, जिसके कारण ज्वार और भाटा आता है। यानी समुद्र का पानी एक बार किनारों की ओर चढ़ जाता है और एक बार वापस उतर जाता है। तो इस एनर्जी को यानी पानी के ऊपर चढ़ने को और वापस जाने को हम एनर्जी के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आजकल किनारों पर ऐसी मशीनें लगाई जाती हैं, यानी ऐसे प्रोपेलर लगाए जाते हैं जो जैसे पवन चक्की हवा से घूमती है, तो इसमें जो टरबाइन है वो पानी आने और पानी वापस जाने से घूमती है। तो इससे टाइड जब आता है और टाइड वापस जाता है तो पानी उसके अंदर से जाता है, तो रोटेट
होता है जो टरबाइन है, और टरबाइन रोटेट होने से जनरेट करते हैं हम बिजली को, और उस बिजली का हम कहीं पर भी यूज करते हैं। कभी कभी प्राचीन काल में ऐसे होता था कि ज्वार जब आता था तो उस पानी को एक बांध के पीछे स्टोर कर लिया जाता था, और उस पानी को एक संकरे रास्ते से गुजारा जाता था, उसके रास्ते में टरबाइन लगा देते और उससे बिजली जनरेट होती। तो भारत के अंदर जो तटीय राज्य हैं जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, इन सब के अंदर टाइडल एनर्जी बनाने के बहुत अधिक स्थान उपलब्ध हैं जहाँ पर टाइडल एनर्जी बनाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भूतापीय ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी का वर्णन कीजिए। जियोथर्मल एनर्जी के अंदर जो धरती की गर्मी है, पृथ्वी के अंदर जो गर्म मैग्मा या जो गर्मी होती है उसको हम एनर्जी के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। कहीं कहीं पर पृथ्वी के अंदर गर्म ऊष्मा या गर्म पानी के झरने होते हैं जिनको हम एनर्जी के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे गुड़गांव में सोना है, हिमाचल प्रदेश के अंदर मणिकरण है, वहाँ पर गर्मी जो है ज़मीन से बाहर आती रहती है। उस एनर्जी को हम क्या करते हैं कि जो गर्मी आती है बाहर, तो उस गर्मी से बीच में एक वो लगा देते हैं पानी का बहुत बड़ा बॉयलर, तो उस गर्मी से पानी गर्म होता है, स्टीम बनती है, स्टीम से भाप का इंजन चलता है, स्टीम इंजन, और उस स्टीम इंजन से हम जनरेटर को रोटेट करते हैं और एनर्जी हमें मिलती है। यानी जो प्रारंभिक सोर्स है वो ज़मीन की गर्मी है। यानी जो गर्म जल के झरने हैं या गीजर हैं उनका प्रयोग हम ताप एनर्जी में करते हैं। भारत के अंदर लगभग 115 ऐसे स्थान हैं जहाँ पर गर्म पानी के झरने हैं, जहाँ से लगभग 1000 मेगावाट बिजली हम प्राप्त करते हैं। जिसमें प्रमुख स्थान है जैसे लद्दाख के अंदर पूना घाटी या पुंगा घाटी। पुंगा एक स्थान है लद्दाख में जहाँ पर जियोथर्मल एनर्जी बनाई जाती है, यहाँ पर आप देख रहे हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के अंदर मणिकरण, उत्तर प्रदेश के अंदर तपोवन, इसके अलावा छोटा नागपुर का पठारी प्रदेश, इन सब के अंदर भी भूतापीय ऊर्जा बनाई जा सकती है। हालांकि इस मानचित्र में आप देख रहे हैं जहाँ ग्रीन कलर से दिखाया गया है, यहाँ जियोथर्मल एनर्जी के सोर्स हो सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है बायोगैस, जैव ऊर्जा। जीव जंतुओं से प्राप्त मल मूत्र या जैविक पदार्थों के गलने सड़ने से जो एनर्जी बनाई जाती है उसे हम जैव एनर्जी या बायोगैस कहते हैं। इसका मुख्य अवयव मीथेन होती है, CH4। जब कोई भी पदार्थ गलता सड़ता है तो उससे मीथेन गैस प्राप्त होती है, और मीथेन गैस को हम एनर्जी के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं। बायोगैस की जो क्षमता है वो केरोसिन तेल या उपले और चारकोल से अधिक होती है। इसमें क्या करते हैं आप चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। जो पशुओं से प्राप्त मल मूत्र है उसको हम एक टंकी में डालते हैं, पाइप के द्वारा वो इसमें बायोगैस के नीचे चैम्बर में चला जाता है, और इससे जो एनर्जी होती है वो चैम्बर के अंदर ऊपर स्टोर हो जाती है, और पाइप के द्वारा उसको हम घरों तक पहुंचा सकते हैं। जब जिस गोबर से एनर्जी निकल जाती है वो हल्का हो जाता है, वो दूसरे रास्ते से बाहर आ जाता है। यानी जो ताज़ा गोबर डालेंगे तो वो भारी होता है, वो यहाँ पर स्टोर हो जाता है, गैस निकलने के बाद वो हल्का होकर दूसरी साइड से बाहर निकल जाता है। तो ये आप बायोगैस प्लांट देख सकते हैं। और बायोगैस प्लांट भारत में कहीं पर भी लगाया जा सकता है। इसके लिए बस हमें कुछ थोड़े से खुले स्पेस की ज़रूरत होती है, और मल मूत्र व पशुओं से प्राप्त गोबर की आवश्यकता इसमें रहती है। नेक्स्ट आता है कि खनिज संरक्षण क्यों जरूरी है, जो मिनरल्स हैं उनका कंजर्वेशन क्यों जरूरी है। तो नंबर 1, हमारी अर्थव्यवस्था का मिनरल्स आधार होते हैं, इसलिए इनका कंजर्वेशन जरूरी है। उद्योग, कृषि और परिवहन ये सब किसी न किसी रूप में खनिजों पर ही आधारित होते हैं। अधिकांश खनिज समाप्य हैं, यानी एक बार यूज कर लिया तो ये फॉरएवर के लिए समाप्त हो जाएंगे। इसके अलावा इनका वितरण बड़ा ही असमान है, हर जगह पर उपलब्ध नहीं है, इसलिए हमें इनको देखकर या बड़े ही वैज्ञानिक ढंग से सतत पोषणीय विकास की ज़रूरत है इनको यूज करने में। गहराइयों की ओर जैसे जैसे हम जाते हैं तो खर्च बढ़ता है खनिजों को प्राप्त करने में, और खनिजों की गुणवत्ता में भी कमी आती है। इसके साथ ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा उत्पादन है। हमें इस कथन की
सार्थकता को सिद्ध करते हुए सतत पोषणीय विकास को अपनाते हुए, यानी कि जितने मिनरल्स की या जितनी एनर्जी की हमें ज़रूरत है उसको इस ढंग से प्रयोग करें कि वो आज भी हमारे काम आए और आने वाले समय में भी हमारे काम आते रहें, तो हमें खनिजों का संरक्षण करना जरूरी है। अब बात आती है कि खनिजों का संरक्षण किस प्रकार से करें। तो नंबर 1, हमें सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करना चाहिए ताकि एनर्जी कम यूज हो। उपयोग न होने पर हमें जो इक्विपमेंट हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट या हमारे जो व्हीकल्स होते हैं उनको स्विच ऑफ कर देना चाहिए। हमें अच्छी गुणवत्ता के उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस, इन सब का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि ये रिन्यूएबल हैं। उपकरणों की समय समय पर, गाड़ियों की समय समय पर सर्विसिंग कराते रहना चाहिए ताकि वो एनर्जी का कंजम्पशन कम से कम करें। इसके अलावा हमें पुनर्चक्रण यानी रिसाइकल को अपनाना चाहिए और रद्दी धातुओं का प्रयोग करके भी हम एनर्जी को बचा सकते हैं। इसके अलावा अन्य प्रतिस्थापकों का इस्तेमाल करना, यानी जैसे कोयले के स्थान पर एलपीजी और एलपीजी के स्थान पर सीएनजी का प्रयोग करना या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्रयोग करना, इस प्रकार से भी हम एनर्जी को बचा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत की सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन कौन सी है। भारत के अंदर गुजरात में हजीरा से, राजस्थान में विजयपुर और उत्तर प्रदेश में जगदीशपुर है। यहाँ तक की गैस पाइपलाइन को HBJ या HVJ कहते हैं, जो सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन है, जो लगभग 1750 किलोमीटर लंबी है, जो उद्योगों को, विद्युत संयंत्रों को और औद्योगिक क्षेत्रों को गैस प्रदान करती है। हजीरा से लेकर राजस्थान, राजस्थान से आगे उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर तक ये गैस प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट ऐसे ही कुछ छोटे क्वेश्चन हैं कि जीवाश्म ईंधन क्या है। वे सभी ईंधन जिनको जीव जंतुओं के गले सड़े अंश से ऊर्जा प्राप्त होती है जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, LPG, ये समाप्य संसाधन होते हैं, यानी इनको अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। धरातलीय चट्टानों के अपघटन से कौन से खनिज का निर्माण होता है? तो ये होता है बॉक्साइट का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्लेसर निक्षेप क्या है। प्लेसर निक्षेप क्या होता है कि दो पहाड़ियां हैं, उनसे कुछ अपरदित पदार्थ घाटी के अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं, तो ऐसे निक्षेप को, घाटी के अंदर जो रेत का जमाव होता है उसे प्लेसर निक्षेप कहते हैं। ऐसा ज़्यादातर डेजर्ट के अंदर होता है और यहाँ पर मिलने वाले ऐसे खनिज होते हैं जो अपरदन के कारण से घर्षित नहीं होते हैं, जो घिसते नहीं हैं, जैसे सोना, चांदी, टीन, प्लेटिनम आदि। तो ऐसे खनिजों को प्लेसर निक्षेप कहते हैं। नेक्स्ट आता है कि क्या महासागरीय जल में भी खनिज मिलते हैं। धरती का लगभग 3/4 भाग 71% हिस्सा महासागर हैं, तो क्या वहाँ पर खनिज मिलते हैं? जी हाँ, जरूर मिलते हैं। महासागरीय जल के अंदर सोडियम क्लोराइड मिलता है जिसका प्रयोग हम नमक बनाने में करते हैं। मैग्नीशियम मिलता है, ब्रोमियम मिलता है या ब्रोमाइन मिलता है। इसके अलावा जो महासागर की तलहटी है उसके अंदर मैग्नीज की ग्रंथियाँ मिलती हैं। महासागरीय जल में मिलने वाले जो खनिज हैं वो आर्थिक रूप से सार्थक कम होते हैं क्योंकि उनको प्राप्त करने में बड़ी कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन वो व्यापक रूप से विस्तारित हैं, बड़े दूर दूर तक वो फैले होते हैं, शायद जिनका हम प्रयोग भविष्य में कर सकें। नेक्स्ट आता है कि खनन को घातक उद्योग क्यों कहते हैं, डेंजरस इंडस्ट्री क्यों कहते हैं, जो माइनिंग होती है उसको। सबसे पहले बात आती है कि माइनिंग क्या है। भूगर्भ से खनिजों को खोदना खनन कहलाता है या माइनिंग कहलाता है। जिस स्थान से हम खनिजों को निकालते हैं वो खदान कहलाता है। बिल्कुल जमीन के ऊपर से हम खनिजों को निकाल रहे हैं तो उत्खनन कहलाता है। और एक गहरी सुरंग बनाकर अगर खनिजों को निकाल रहे हैं तो उसे रैट होल माइनिंग कहते हैं या शाफ्ट युक्त खनिज खनन कहलाता है। रैट होल खनन भारत के अंदर मेघालय के अंदर जोवाई और चेरापूंजी नामक स्थान पर किया जाता है। वहाँ के स्थानीय लोग ऐसी खनन बनाकर चूहे की तरह से एक सुरंग बनाकर कोयले की खुदाई करते हैं। इसको घातक उद्योग या किलर इंडस्ट्री भी कहा जाता है माइनिंग को। क्यों? क्योंकि कभी कभी खदानों के अंदर गैस बन जाती हैं, जहरीली गैस बन जाती है और जैसे ही मनुष्य वहाँ पर एंट्री करता है तो मृत्यु हो जाती है। खदानों का जल दूषित हो जाता है।
उसको पीने से अनेक शारीरिक बीमारियां हो सकती हैं। कभी कभी बारिश की ऋतु में या अन्य भूकंप आदि की घटना के कारण से जो खदानें होती हैं उनकी छत नीचे गिर जाती है, तो उससे जो मजदूर होते हैं वो दब कर मर जाते हैं। कभी कभी वहाँ पर काम करने वाले अधिकांश जो मजदूर होते हैं, लंबे समय तक वहाँ पर काम करते रहने से उनको सांस संबंधी बीमारियाँ हो जाती हैं, क्योंकि जो खनन से, जैसे मान लो कोयला का खनन कर रहे हैं तो वहाँ पर जो बारीक कण होते हैं वो सांस के द्वारा फेफड़ों में जम जाते हैं। इसके अलावा कोयला खदानों में कभी कभी आग लग जाती है तो उससे भी मृत्यु होने के चांस हैं। तो इस प्रकार से हालांकि दृढ़ कानून बनाए गए हैं, सुरक्षा से संबंधित पर्यावरण कानून भी बनाए गए हैं, लेकिन फिर भी इन सब के बावजूद भी कोई ना कोई अप्रिय घटना घटित खनन के दौरान हो जाती है। इसीलिए खनन उद्योग को किलर इंडस्ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट आता है कि ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोत कौन से हैं। तो ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोतों के अंदर जैसे ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, इसके साथ साथ पवन ऊर्जा, बायोगैस या गोबर गैस, ये प्रमुख हैं। नेक्स्ट आता है कि जल विद्युत पर कोई टिप्पणी कीजिए, या उत्तर भारत की नदियां जल विद्युत के विकास के अनुकूल क्यों हैं। जल विद्युत, जल का प्रयोग विद्युत उत्पादन में करना जल विद्युत उत्पादन कहलाता है। इसमें क्या करते हैं, ऊपर से जो पानी आता है, यानी पहाड़ी रास्ते में नदी पर डैम बना दिया जाता है, डैम के पीछे सारे पानी को स्टोर कर लिया जाता है और एक संकरे रास्ते से पानी को गुजारा जाता है टनल के माध्यम से, और उसके रास्ते में टरबाइन लगा देते हैं जिससे टरबाइन मूव करती है और टरबाइन की सापट को जो है जनरेटर से कनेक्ट कर देते हैं। जनरेटर रोटेट करता है तो बिजली जनरेट होती है। जैसे भाखड़ा डैम, टिहरी डैम, अनेक डैम हमने हिमालयी क्षेत्र में बनाए हैं। अब बात आती है कि ये जो जल विद्युत है ये प्रदूषण रहित होती है और पर्यावरण के अनुकूल है। संपूर्ण विश्व की लगभग 1/3 जल विद्युत भारत के अंदर उत्पन्न करते हैं। इस ऊर्जा का विद्युत शक्ति के रूप में लगभग हम 20वीं शताब्दी से प्रयोग कर रहे हैं। भारत में जल के विशाल भंडार हैं। जल के भंडारों की दृष्टि से भारत विश्व में 5वां स्थान है और जल विद्युत की शुरुआत भारत में 1897 में दार्जिलिंग से हुई थी। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी है कि भारत में पहली बार जल विद्युत की जो उत्पादन है वो दार्जिलिंग से शुरू हुआ, जहां 130 किलोवाट क्षमता का पहला जल विद्युत गृह बनाया गया था। 1899 में एक थर्मल केंद्र कोलकाता में लगाया। इसके बाद फिर 1899 में तमिलनाडु के मैथुर में, 1902 में कर्नाटका में शिव समुद्रम परियोजना बनाई गई, जो भारत की पहली जल विद्युत परियोजना बनी। यानी भारत में पहली बार ऊर्जा का उत्पादन 1897 में दार्जिलिंग से शुरू हुआ, लेकिन जो पहली जल विद्युत परियोजना बनाई गई वो शिव समुद्रम से बनाई गई। और स्वतंत्रता से पहले बिजली की जो मुख्य आपूर्ति थी वो निजी तौर पर होती थी, जो कुछ शहरों तक सीमित थी। लेकिन 1948 में जब जल विद्युत आपूर्ति अधिनियम भारत में बनाया गया तो धीरे धीरे देश के अंदर विभिन्न जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हैं या विद्युत आपूर्ति उद्योग है उनकी विकास हुआ, उनकी स्थापना हुई और समस्त भारत में आज जल विद्युत का उत्पादन होता है और इसकी सप्लाई की जाती है। अगर उत्पादन की बात करें तो 1950-51 में भारत में जल विद्युत का उत्पादन 2.5 अरब किलोवाट था, जो 1970-71 में 25 अरब किलोवाट हुआ और जो 2000 में बढ़कर 80.55 अरब किलोवाट हो गया है। अब बात आती है कि जो उत्तर भारत की नदियां हैं ये जल विद्युत के विकास के अनुकूल हैं। क्यों? तो इसके पीछे कारण ये है कि उत्तर भारत की अधिकांश नदियां सदा नीरा हैं, जिसमें साल भर पानी बहता रहता है। दूसरा, उत्तर भारत की जो नदियां वो ऐसे पहाड़ी क्षेत्रों से बहती हैं जहां पर डैम बनाना आसान है, और उत्तर भारत के अंदर जनसंख्या अधिक निवास करती है जहां पर जल विद्युत की डिमांड लगातार बनी रहती है। भारत में जो जल विद्युत शक्ति है इसके प्रमुख केंद्रों की अगर बात करें तो जैसे सतलुज नदी पर हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा और पंजाब के अंदर नांगल डैम बनाया गया है, उत्तराखंड के अंदर टिहरी बांध बनाया गया है, वेस्ट बंगाल के अंदर दामोदर घाटी परियोजना, उड़ीसा के अंदर हीराकुंड परियोजना, कर्नाटका के अंदर शरावती नदी परियोजना, इसके अलावा आंध्र प्रदेश के अंदर नागार्जुन सागर परियोजना,
राजस्थान के अंदर राणा प्रताप सागर और प्रताप सागर परियोजना है। इसके अलावा गुजरात के अंदर नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर डैम बनाया गया। इसी प्रकार से नाफ्था झाकड़ी परियोजना भारत की प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं में से एक है। अब बात करते हैं कि जो जल विद्युत है इसके क्या लाभ हैं। जल विद्युत एक नवीकरण योग्य ऊर्जा का संसाधन है, यानी पानी से आप बार बार एनर्जी बना सकते हैं। दूसरा, इससे प्रदूषण नहीं होता, ये पर्यावरण के अनुकूल होती है। जल विद्युत परियोजनाएं दीर्घकाल के लिए काम करती हैं। जैसे जो 1897 में भारत की पहली जहां से जल विद्युत हमने उत्पादन शुरू किया, वो परियोजना अभी तक काम कर रही है। इसके अलावा ऊर्जा के अन्य स्रोतों की तुलना में इसका उत्पादन करना, इसका परिचालन करना या इसकी सुरक्षा करना, अनुरक्षण करना वो सस्ता है। इसको शीघ्र प्रारंभ किया जा सकता है, तुरंत रोका भी जा सकता है। भार को त्वरित स्वीकार या अस्वीकार किया जा सकता है, यानी जल विद्युत की कैपेसिटी इंक्रीज भी की जा सकती है। मान लो एक टरबाइन आपने चला रखी, आप 2 भी चला सकते हैं, 4 चला सकते हैं। अगर उत्पादन को कम करना तो तुरंत आप 2 टरबाइन बंद भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी जो प्रणाली होती है वो विश्वसनीय होती है और उसमें काफ़ी स्थिरता होती है। इसके अलावा ताप विद्युत और गैस की तुलना में इसकी कैपेसिटी 90% अधिक है। इसके अलावा इसकी उत्पादन लागत अन्य जो विद्युत उत्पादन उसकी तुलना में कम होती है। इसके साथ साथ जल विद्युत परियोजनाओं में जल विद्युत के साथ साथ सिंचाई करना, बाढ़ को नियंत्रित करना, पेयजल की आपूर्ति करना, नौ परिवहन करना, इसके साथ साथ मनोरंजन करना, टूरिस्ट केंद्र बनाना, मछली पालना, ये सारी फैसिलिटी भी डैम के साथ साथ हो जाती हैं। इसके साथ जो जल विद्युत है इसको तारों के माध्यम से, वायर्स के माध्यम से दूर दराज के क्षेत्रों में भी आसानी से भेजा जा सकता है। नेक्स्ट इस चैप्टर से संबंधित कुछ आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। जैसे निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? असम, बिहार, राजस्थान, तमिलनाडु। तो इसमें से असम में ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में तेल क्षेत्र है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया? कल्पक्कम, नरोरा, राणा प्रताप सागर, तारापुर। तो तारापुर में किया गया था, महाराष्ट्र में। इनमें से कौन सा भूरा हीरा के नाम से प्रसिद्ध है? लोहा एस्क, लिग्नाइट, मैग्नीज, अभ्रक। तो लिग्नाइट को भूरा हीरा कहते हैं, जो तमिलनाडु के नवेली में मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? जल, सौर, ताप, पवन। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? अनवीकरणीय, जिसको नया नहीं बनाया जा सकता। तो ताप ऊर्जा को नहीं बनाया जा सकता, सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा और पवन ऊर्जा को बनाया जा सकता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था आपका मिनरल से संबंधित चैप्टर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।